नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मैंने अपने विचारों को प्रकट किया है तो वो हमारे या तो भारतीय ग्रंथों से संबंधित रहे या भारतीय संस्कृति से संबंधित। परंतु आज एक का विषय थोड़ा सा अलग है और आज का विषय कुछ सामाजिक परिस्थितियों को लेकर है और सामाजिक कुरीतियों को लेकर है। आज का विषय है विवाह और उससे संबंधित तनाव, घरेलू हिंसा और ऐसे घटनाएं जिसे हम दहेज प्रथा से जोड़ लेते हैं या मानसिक तनाव से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंत में कोई दुखद घटना घटती है और एक व्यक्ति विवाह का से अपने आप को छुड़ाने के लिए जो प्रयास करता है और अपना एंड कर देता है अपनी लाइफ का। पिछले साल के अगर इस तरह के घटनाएं देखे जाएं जो मैरिज से रिलेटेड है, डिस्प्यूट रहे हस्बैंड वाइफ के और उसमें से किसी एक पार्टनर ने या तो दूसरे को मार डाला या किसी एक ने सुसाइड कर लिया। वेरियस पैटर्न्स ऑफ सुसाइड भी मिले, लेकिन वो घटनाएं इतनी निरंतर थोड़े थोड़े गैप अंतराल पे हो रही हैं कि ये आपको जब जोड़ देती हैं कि ये समाज के सभी वर्गों से रिलेटेड हैं। उच्च स्तरीय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अच्छे एजुकेटेड क्लासेस से रिलेटेड भी हैं, जहाँ पे बहुत ही सक्षम परिवार, फाइनेंशियली स्टेबल, एजुकेटेड ऐसे परिवारों में भी इस तरह के घटनाएं हो रही हैं, जिसको कहा जाए कि फिनेंशियली कोई कमी नहीं है, ना कोई इनसिक्योरिटी इस तरह से है सिचुएशन, परंतु फिर भी ये घटनाएं उनके घरों में हुई हैं। तो क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और हम सब की ये जिम्मेदारी है और हम हर इंसान उसी समाज से है, तो कोई उसके बाहर रह कर ये नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी सबकी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें ये दिख रहा है कि सोसाइटी सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है और कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो अच्छी नहीं हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो हमें ज़रूर उस पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। तो आज जो भी मैं बातें कर रही हूँ या जो चर्चा कर रही हूँ उसमें मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी है और कुछ चीज़ों को मैं सोशली सबके सामने रखना भी चाहती हूँ, कुछ विषयों को, कुछ मूल विषयों को जो मानसिकता से संबंधित हैं और किस तरह से उसको हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक इस तरह से कोशिश करें सामाजिक तौर पे हम अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभाएं ताकि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं ना हों। क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर सभी घटनाओं को हम देखें तो कुछ पुरुषों ने अपनी सुसाइड कर लिया, हस्बैंड को वाइफ से कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी और उसने सुसाइड कर लिया, या वाइफ ने सुसाइड कर लिया, या एक विमेन की डेथ कैसे हुई अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में वो उसके बारे में पता नहीं लग पाया या उसकी जानकारी नहीं हो पाई पूरी तरह से। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी जल्दी हमको थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह की न्यूज़ सुनने आती है। अब जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि ये समझना कई बार अत्यंत ही कठिन हो जाता है कि एक लड़की जब अपने पेरेंट्स के घर में रहती है, माता पिता के घर में रहती है और वो पूर्णतः स्वस्थ होती है, उस वक्त उसमें किसी प्रकार का कोई मानसिक विकार नहीं होता, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, कोई एक्सट्रीम एंगर इश्यूज़ उसके अंदर नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो विवाह करती है और विवाह के पश्चात अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जाती है तो उसका एंगर ये बताया जाता है कि वो बहुत रिएक्टिव है, उसको क्रोध है या उसके अंदर बहुत सारे मानसिक विकार हैं या और अलग तरह की उसकी बुरी आदतें हैं, जिसमें ड्रग एडिक्शन के एलिगेशंस हो गए या फिर कैरेक्टर को लेकर के एलिगेशंस हो गए या वो शराब पीती है।
कई बार बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के एलिगेशंस भी आए कि हम कुछ इंस्टेंसेस में देखते हैं, और ये अत्यधिक संवेदनशील है। मामला जिस तरह से हम इस बारे में तो हमें इस पर सोचना होगा। ये भी हमें समझने में एक तरह से कठिनाई होती है कि इस तरह के जब विकार या अवगुण या डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स अगर किसी विमेन पे इस तरह के बातें कही गई हैं, और जब हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो ये विकार या डिसऑर्डर्स कभी उनके पेरेंट्स को नहीं पता चले, उनके भाई बहनों को नहीं पता चले, उनके पड़ोसियों में किसी को जिनसे भी वो इंटरेक्शन करते हैं उनको कभी ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं हुई, स्कूल में उनके फ्रेंड्स को नहीं पता चला, टीचर्स को नहीं पता चला, कॉलेज में भी नहीं पता चला, ना टीचर्स को ना उनके फ्रेंड्स को, या ऑफिस में जो कोलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हैं जिनसे इंटरेक्शन लोग रखते हैं, या बॉस है, कहीं पर भी कोई मेंटल डिसऑर्डर या एग्रेशन या डिप्रेशन की बातें शादी से पहले नहीं नज़र आती, या किसी ने भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी होती। सडनली एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, और इस तरह से के स्टेटमेंट्स होते हैं कि या इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो लड़की रिएक्टिव है, उसको डिप्रेशन है। ये दो चीज़ें बहुत ही, जिसे कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर या फिर मानसिक विकार या फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या डिप्रेशन है। एक ये इस तरह की सिचुएशंस देखने आती हैं। दूसरा होता है कि कोई कैरेक्टर पे एब्यूजिव होना या कैरेक्टर पे क्वेश्चनिंग। ये सडनली एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, पूरा का पूरा चरित्र दूसरी तरह से निकल कर आने लगता है, या उसमें एक जो प्रेजेंटेशन बाद की है वो बिल्कुल अलग है। अब अगर इसी को, क्योंकि हम इस तरह की घटनाएं आज तो नहीं या एक ही साल से तो नहीं सुन रहे हैं, हम इसको तब से सुन रहे हैं जब हम छोटे थे, हम अपने बचपन से इस तरह के किस्से सुनते आ रहे हैं। पहले फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि शुरुआत में बहुत सारे औरतों की मृत्यु होती थी कि स्टोव फट जाता था, केरोसिन से वो अपने आप को जला लेती थी और स्टोव सडनली फट जाता था। उसके बाद एक नया दौर आया जब लड़कियों ने फ़िनाइल पीना शुरू कर दिया और कि फ़िनाइल पी के वो मर जाती हैं। फिर एक नया टाइम आया, एरा आया जब गैस सिलेंडर सबके घरों में आने लग गए और गैस सिलेंडर से गैस लीक होके आग लग जाती थी किचन में और लड़कियों की डेथ हो जाती थी। उसके बाद फांसी या का एक बहुत बड़ा ये केसेस आने लगे कि फांसी लगा के अपने सुसाइड कर ली किसी ने, जहर खा के सुसाइड कर ली किसी ने, या बहुत सारे केसेस में लड़कियां छत से गिर गईं और कपड़े सुखाते हुए फिसल के गिर गईं। इस तरह के भी केसेस आए, या स्लिप हो गई। फिर कुछ और ऐसे भी केसेस आने लगे कि लड़कियां, क्योंकि आज का जो मॉडर्न एरा है तो ये इस तरह के भी एलिगेशन, इस तरह के भी स्टेटमेंट्स आने लग गए कि इस केस में लड़की की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो डिप्रेशन में रहती थी, वो ड्रग्स एडिक्ट्स थी, अल्कोहल लेती थी और ड्रग के नशे में या अल्कोहल के नशे में छत से गिर गई या कूद गई। तो दो तरह की इंसिडेंट्स आने लगे कि या तो वो खुद गलती से गिर गई या वो डिप्रेशन में थी और उसने कोई एक ऐसा कदम उठा लिया कि फांसी ले ली, छत से कूद गई, और या कुछ और घटना हो गई। अचंभे की बात ये होती है कि इन सभी घटनाओं में
लड़की के पास उतना प्राइवेट स्पेस होता है कि वो अपने उस घटना को परफेक्टली अंजाम दे पाती है। कोई ऐसा प्रशिक्षण हमने नहीं दे के भेजते, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना वो एग्जीक्यूट कर लेती है उस घटना को, और उसके पास वो टाइम स्पेस होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जब हम देखें तो जिस तरह का मेंटल ट्रॉमा अगर लड़की वालों के साइड से सुना जाए, तो हमको ये सुनने आता है कि शायद उसके पास वो स्पेस नहीं था अपना पर्सनल उस घर में, और वो उतना स्पेस उसको मेंटली तो नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको वो क्राइम, वो घटना को अंजाम देने में उसके पास वो उतना टाइम और स्पेस होता है। कुछ ये इस तरह के सवाल अक्सर हमारे माइंड में आते हैं। जब भी एक पर्सन, किसी की शादी हुई विमेन की, नव विवाहित है, वो न्यूली मैरिड है, तो वो नए घर में जा रही है, न्यू एनवायरनमेंट में जा रही है, नई परिस्थितियों में जा रही है। समाज में ये लोगों को समझना होगा ये सबसे पहले कि एक नई परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति आ रहा है, किसी तरह का वियर्ड जिसे हम कहेंगे वैवाहिक दबाव, भावनात्मक तनाव, नियंत्रण या फिर असुरक्षा अगर वो महसूस करती है, या अकेलापन महसूस करती है, जहाँ पे उसके पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है रह जाता कि वो खुलकर अपनी बातें कह सके। कोई उसको घर में ऐसी स्पेस नहीं है कि वो आराम से एक प्राइवेसी में अपनी बातें शेयर कर सके अपने मित्रों के साथ। कई बार वह अपनी कोई भी समस्या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, कज़न्स के साथ नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। सबसे जो उसका मॉरल सपोर्ट है, नैतिक उसका सहारा है, वो वहाँ तक कम्युनिकेट नहीं कर पाती, जिसके बहुत सारे रीज़न हैं। सामाजिक प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपने घर की बात को, हमें ये सिखाया जाता है अपने तक सीमित रखना है, या हमें लगता है हमें बहुत सारे कंटेक्स्ट को समझाना पड़ेगा समाज को या पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को कि किस बैकग्राउंड में ये सिचुएशन हुई, और उतने शॉर्ट में हम नहीं समझा सकते, तो हम वो मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी एक दिन हम बैठ के उस पूरी डिटेल को अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएंगे। इस तरह का जब स्पेस है जहाँ पे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, ताने हैं, कोई असुरक्षा उसको फील हो रही है और वो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती, और तनाव में है, तनावग्रस्त है, भावुक है, तो वो रिएक्टिव उसको बना देती हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि विवाह वर्तमान में ये इंस्टीट्यूट, सामाजिक संस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और इसको में जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं उनको वाकई इसमें आगे आकर कुछ इसमें कदम उठाने चाहिए। यदि कोई भी स्त्री शिक्षित है, मेरा ये मानना है, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो वो अपने जीवन को सुरक्षित, स्वतंत्र, सम्मानपूर्वक जीने के लिए स्वयं खुद से संचालित उसको करे। वो कितना कमा रही है, कितनी उसकी अर्निंग है, और वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो उसकी अपनी सुरक्षा, उसका अपना स्वाभिमान, और वो अपने सम्मानजनक जीवन जी सकती है, ये वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। एक सेकंड हैंड होल्डिंग की जो हमारे समाज हमें शुरू से एक इनकलकेट करके डालता है एक विमेन के अंदर कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है बड़े होके समय पे शादी करना, और तुम्हारे को संतान होनी चाहिए और अपना परिवार संभालना चाहिए। ये हमारी जो माइंडसेट हम डालते हैं, और कि बचपन से हमारे इतनी ज़्यादा इनग्रेंड होती है कि बहुत सारे लोगों को मैं ये देखती हूँ कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि अगर कोई इस लकीर से हटकर जीवन जी रहा है तो ये माइंडसेट सबसे पहले कैसे बदला जाए, क्योंकि आप इसको किसी के सामने लड़कर, किसी को ओपोज करके इसको नहीं बदल सकते। इसको
में टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन इसका बुरा इफ़ेक्ट ये है कि समाज पता नहीं कितने और लोगों की जाने के बाद समाज में ये जागृति आएगी कि ये इंस्टीट्यूट के एक्चुअल मायने क्या हैं। किसी तरह का जो विवाह है वो कोई बंधन नहीं है, जैसे हम कहते हैं बंधन में बंध जाना, ये बंधन नहीं है। इसमें हम सामने वाले का जब विवाह के बाद कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी इंडिपेंडेंस है, वो हमारा समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो इतनी डीपली परवेड हो चुकी हैं। और इंडिपेंडेंस के नाम पे जैसे ही हम ये सोचते हैं कि डॉटर इन लॉ को इंडिपेंडेंस मिल रही है, तो ये हमारा एक तरह से हम बदल जाते हैं, हमारा पूरा चरित्र बदल जाता है अगर हम ये देखें कि डॉटर इन लॉ इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रही है। क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस, उसका सपोर्ट सिस्टम फिर काम को हम सबसे पहले कट करने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कैसे है, तो उसका सपोर्ट सिस्टम कट करो। उसके मित्र को से वो बात ना करे, अपने माता पिता से वो बात ना करे, उसका पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाने तक हम कोशिश करते रहते हैं कि उस कगार पे कि, और वेट करते हैं कि कब हमें ये रियलिस्टिकली इफेक्ट दिखे उसके अंदर कि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। जब सब कुछ सीमित कर दिया जाता है, सारी लिमिटेशंस उस पर डाल दी जाती हैं, इस तरह की मानसिकता जो है ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है, सामाजिक समस्या, और इससे हमें डील करना चाहिए। जितना जल्दी हम इसके बारे में अवेयर हो जाएं उतना अच्छा है। यदि किसी परिवार को ये भय है कि उनकी बहू अपने मित्रों से या परिवार से बात करेगी तो उनका घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसके अंदर कोई मेंटल फीडिंग कहीं से आ जाएगी, तो ये हमारा घर खराब हो जाएगा, तो ऐसी जो मानसिकता है वो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उस पे लगता है और उसको हमें सुधारना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि उसकी पार्टनर या उसका पार्टनर का पूरा सपोर्ट सिस्टम छीन लेने से और उस सामने वाले को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देने से, उसको कंट्रोल करने से, नियंत्रण करने से एक घर बस जाएगा या घर अच्छा चलेगा, तो ये बहुत ही अस्वस्थ और सिक मेंटालिटी इसको कहेंगे। तो विवाह से पहले अगर आप ये सोचें कि एक लड़का है या कोई भी स्त्री या कोई पुरुष, उसको ये चाहिए कि वो सामने वाले की पूरे उसके परिवार की मानसिकता, व्यवहार, सामाजिक आचरण, जीवन शैली को समझे। पहला एक जो सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि बहुत सारे टाइम पे हमारा जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो इतना गलत होता है कि हम उसमें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो देख लेते हैं, लेकिन हम उसमें रियल चीज़ों को नहीं देख पाते। जैसे कि हम कई बार सिर्फ औपचारिक फॉर्मल जानकारी ही हम लेकर के इनिशिएट कर देते हैं कि हाँ ये प्रपोजल ठीक है और ये बात ठीक है। स्पेशली लड़की वालों के लिए बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, उन्हें लगता है अगर इंक्वायरी करेंगे तो रिश्ता हाथ से चला जाएगा, कहीं उनको पता चला तो बुरा लग जाएगा। वो पहले ही टाइम से, अभी रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन वो इंक्वायरी करते हुए भी उनको फियर होता है कि ये कहीं रिश्ता हाथ से ना चला जाए। जायज़ सी बात है, जितनी अच्छे तरीके से आप किसी को जान पाएंगे, चाहे उनके पड़ोसियों से जानें, चाहे उनका रहन सहन जानने की कोशिश करें, स्वभाव को जानने की कोशिश करें, हड़बड़ी में ना आकर थोड़ा वेट करें, सामाजिक व्यवहार समझें उनका, उनकी डेली हैबिट्स को समझने की कोशिश करें, क्रोध है, आदत है और दूसरों के प्रति वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र केवल
औपचारिक मुलाकातों से तो नहीं पता चल सकता, लेकिन हमारा जो सामाजिक नियम हैं और परंपराएं हैं वो हमें इतनी फ्रीडम नहीं देती, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती कि हम ये जान पाएँ। तो हम इतना कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो एक स्ट्रक्चर था ओल्ड टाइम्स का, मुझे हर चीज़ चाहे हम कुछ भी बात करते हैं तो मैं एंशियंट टाइम में ज़रूर चली जाती हूँ, चाहे वो ग्रंथों की बात हो। तो मेरा यही कहना है कि जो पहले जो एक सोशल स्ट्रक्चर था, तो हम अपने सोशल स्ट्रक्चर में से ही कहीं एक रिलेशनशिप को ट्रेस करने की कोशिश करते थे। अरेंज मैरिज यूजुअली हमारे भारत में होती थी, तो वो अपने ही सोशल स्ट्रक्चर से जहाँ इंटरेक्शन होता था वहीं से कोई एक प्रपोजल है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती थी उनके बारे में, फैमिली के बारे में जानने की। वो अभी हमने एक उस चीज़ को खो दिया है। और जैसे भी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जिसको भी हम अपने जीवन में पसंद करें, लाएं, या जिस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करें, या जिससे भी पेरेंट्स शादी करने की कोशिश करें, वो मॉडर्न तरीके से। बहुत सारी वेबसाइट्स और ये सब, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी प्रक्रिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक अपॉर्चुनिटी टू नो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं किसी को, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, तो जस्ट आप उसको छोड़ दें, जाने दें उसको कि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, तो मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। बहुत सारी भौतिक हमारी जो उपलब्धियां हैं एक व्यक्ति की, वो हम देखकर निर्णय करने लगते हैं, और हम उसका घर देख लेते हैं, गाड़ी देख लेते हैं, हमें उसका वैभव, सम्मान, उसका घर दिखता है, लेकिन उसकी मानसिक दरिद्रता हम नहीं देख पाते। एक परिवार की मानसिक संकीर्णता को, या उसके आंतरिक जो जिसे कहें विकृतियाँ जो हैं, विकार जो हैं, वो हम नहीं समझ पाते। और ये बात दोनों ही पक्षों पर लागू होती है। समाज में सभी लोग ऐसे तो नहीं हैं, कुछ ही ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे हमारे संतुलित, संवेदनशील और सजग लोग भी हैं। ऐसी कुछ घटनाएं जब घटती हैं और बार बार सामने आती हैं, तो वो हमारे पूरे पुरुष समाज, जो मैं कहूँगी स्पेशली, उनकी छवि को प्रभावित करती हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो जागरूक पुरुष समाज है, उनको आगे आकर एक स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की की पहल करनी चाहिए, उसकी स्थापना की, और उसका समर्थन करना चाहिए। इसमें उनकी पहल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे, उतना शायद एक वेमेन उतने अपने कितने भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक इसको एक सजग और संवेदनशील जो पुरुष समाज है, वो आगे आकर नहीं उसमें इनिशिएशन लेंगे, तब तक ये हमें इसमें प्रॉब्लम होगी। आज के दौर पे ये हमारा बेनिफिट है कि बहुत सारा मीडिया है और बहुत सारे लोग अपनी एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, और वो बताते हैं कि ये उन्हें सही लगा या गलत लगा, या विचार प्रकट करते हैं, जो बहुत अच्छा हमारा ये टाइम है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने विचार को या तो सॉफ्टली या गुस्से से, जैसे भी, पर वो प्रकट करते हैं। वो ऑब्जेक्शंस या प्रोटेस्ट या जो भी है, जिस तरह से भी है, तो वो एक प्रकट करना, ये करके वो समाज को एक तरह से वो उसकी में एक बहुत बड़ी भागीदारी है उनकी। ये जब भी एक पुरुष समाज के लोग, पुरुषों पर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी, जब वो अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, तो वो कोई एक मनोरंजन का वक्त ही नहीं, क्योंकि आप पे पूरी सोसाइटी का भी भार है, तो आप सामाजिक उत्तरदायित्व को भी उसी वक्त पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा लेवल पे निभाएं, जिसमें आपके सामाजिक व्यवहार, संयम, सम्मानजनक भाषा,
सेंसिटाइज्ड माहौल, जैसे स्त्रियों के प्रति सम्मान, स्वस्थ जीवन मूल्य पे खुल के वो चर्चा करें, ताकि जो अगर कुछ लोग उनके आसपास गलत विचारधारा वाले भी हैं तो वो वहीं पे इमीडिएटली शायद वो चीज़ करेक्शन हो जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह का उनको पता चलेगा कि मेरे मित्रों को ये बात नहीं पसंद है और मेरे मित्र इस तरह की प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, तो शायद एक मित्र अपने आसपास के जो अपने जो मित्र हैं वो उनको इसे कहते हैं कि अच्छे मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने आसपास के लोगों को ऐसे ही सजग बना सकते हैं, संवेदनशील बना सकते हैं और उनके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहाँ पे लोगों को वास्तविक व्यक्तित्व विवाह के बाद अधिक स्पष्ट होकर आता है। अक्सर विवाह से पहले लोग अपने व्यक्तित्व या एक सामाजिक और नियंत्रित रूप से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। उस समय संबंध नया होता है, व्यक्ति अपने व्यवहार, भाषा, प्रतिक्रिया पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रखता है, स्वयं को विनम्र, समझदार, सहनशील और आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे संबंध स्थायी है, गहरा होता है, व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग संबंधों को इक्वालिटी पे नहीं देखते, समान साझेदारी पे नहीं देखते, बल्कि नियंत्रण के रूप में देखते हैं। विवाह के बाद जब उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि अब दूसरा व्यक्ति उनके जीवन में स्थायी रूप से जुड़ चुका है, तब उनके भीतर की वो जो छुपी हुई एक हिडन ट्रेट्स होते हैं, नियंत्रक के, मैनिपुलेटिव के, अधिकारवादी जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो उनकी प्रकट होने लगती हैं। अब ऐसे और साथ में कुछ लोग भावनात्मक रूप से, जिसे कहेंगे इमोशनली, वो सिक्योर्ड नहीं होते, उनको भावनात्मक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते, उनके अंदर क्रोध है, असुरक्षा है, ईर्ष्या, असफलता, असहमति, स्वतंत्र विचारों को वो स्वस्थ तरीके से संभाल ही नहीं पाते। परिणाम स्वरूप वे ताने देना, अपमान करना, मानसिक दबाव बनाना या फिर गैस लाइटिंग भी हम कहते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन होना, भावनात्मक नियंत्रण करना या दूसरे व्यक्ति को अलग थलग कर देना, उसको बिल्कुल सेपरेट, आइसोलेट कर देना, इस तरह की भी हम ऐसे बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। कई बार जो नया पर्सन आपके जीवन में आया है या नई बहू कह दें किसी घर में आई है, अनेक वो अपेक्षाएं जब उसके पास आई, सामाजिक दबाव आए, बहुत सारे नए नियम आए उसके पास, नए संबंध आए, मानसिक तनाव स्वतः उसके अंदर आता है। यदि उसे भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान, संवाद का अवसर ना मिले उस ड्यूरेशन पे, जो इनिशियल टाइम है, अगर हम एक पौधे को भी कहीं ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरी जगह, तो वो थोड़ा सा वक्त उसको भी लगता है। तो एक वो जो समय है, जो एक ट्रांजिशन टाइम है, वो तो उस समय जो को हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। उस वक्त अगर तनाव है और रिएक्टिव कोई आ रहा है, कोई तरह का, किसी तरह का डिप्रेशन है, एगोनी है, तो हमें उसको उसी वक्त हमें उसको नोट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और उसके लिए कोई अंदर से कोई स्वतः कोई रीज़न नहीं होते एक इंसान के पास टेंशन लेने के। सामने वाले को ये देखना होगा कि ये इंसान जब अपने घर में था तो खुश था, यहाँ आके ये क्यों परेशान है। तो ये ड्यूटी फैमिली मेम्बर्स की भी बनती है कि वो उस चीज़ को उसको थोड़ा फ्री अपना एक टाइम एंड स्पेस दें, समझने दें कि वो, और खुद समझने की कोशिश करें कि वो किस लाइफ स्टाइल से जीना चाहती है या क्या उसका लाइफ स्टाइल है। आपको समझना चाहिए ये चीज़ें, रेदर देन इमीडिएटली ट्राइंग टू चेंज कि सामने वाला अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा है, सिर्फ आप ही से बात कर रहा है। तो कितनी इनसिक्योरिटी अगर आपके अंदर, किसी के भी अंदर है, कि वो नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति किसी और से बात करे,
क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि अगर वो दूसरे किसी से बातें करेगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा, या फैमिली में अगर परिवार वालों को ऐसा लगता है कि बाहर किसी से बात नहीं करनी है। तो इस तरह की मेंटेलिटी अगर है तो आपको अपने करेक्शंस खुद करने होंगे। कुछ मामलों में पहले से मौजूद मानसिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी विवाह के बाद तनाव के कारण अधिक ज़्यादा स्पष्ट होकर के आती हैं। अब गुडनेस की बात जब कहें तो हर कोई इंसान कहता है मैं अच्छा हूँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ अच्छी तरह से, मैं सॉफ्ट हूँ, स्पोकन हूँ, प्रेजेंटेबल हूँ, सभ्य हूँ। और सडनली उसके बाद कुछ ऐसा वक्त आता है कि रिलेशनशिप है और बहुत से लोग अत्यंत विनम्र, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र का प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग जो आकर्षक हैं, एजुकेटेड हैं, विनम्र हैं, लेकिन वो भी मानसिक विकार और अस्वस्थ प्रवृत्तियों के उनके अंदर होती हैं। अभी अगर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की बात देखें, मनोवैज्ञानिकों की बात देखें, तो ये चर्चाएं आती हैं कि नार्सिसिज्म और मैनिपुलेशन, इस तरह की विषयों पर, प्रवृत्तियों पर अधिकांश रूप से हम चर्चा देखते हैं। ये भी बात है कि जितने भी मैनिपुलेटिव या नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भयावह लुक या डेविल लुक में तो नहीं आते। उनका कोई सेपरेट ऐसा डेविल लुक नहीं है। इसके विपरीत प्राय ये लोग अत्यंत सुंदर, आकर्षित, सुसज्जित होंगे, शिक्षित भी होंगे, सामाजिक रूप से सक्रिय, काम भी डेली रूटीन का अपना कर रहे होंगे। उनमें भी ये ज्ञान होता है कि वे समाज में उठते बैठते भी हैं, वो एजुकेटेड भी हैं और समाज में भी उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की वास्तविक प्रवृत्ति तब सामने आती है जब वो किसी के साथ एक गहरे संबंध में एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस संस्कार से है या उसके अंदर कितनी वीकनेस है उसकी कैरेक्टर में, कि वो इमोशनली कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहा है या वो नियंत्रक कंट्रोलिंग उसके पास ऐसी माइंडसेट है कि कंट्रोल उसको करना है सब कुछ। तो ये सब जो संस्कार हम डाल देते हैं बचपन से कि तुमको सब कुछ कंट्रोल करना है, तुमको सब कुछ चलाना है, या मैं सब कुछ चलाऊंगा, या कोई घर का एक सदस्य अपने आप को ये मानने लगता है कि अथॉरिटी मानने लगता है कि मेरी अथॉरिटी है, और अगर कोई इसे चैलेंज करे तो वो हैंडल नहीं कर पाते। हिंदू धर्म में माता पिता को केवल जन्म देने वाला नहीं बल्कि संस्कार देने वाला माना गया है। संतान की परवरिश को केवल भोजन, वस्त्र या शिक्षा देना नहीं समझा गया, बल्कि उन्हें उनके अंदर भी के जो उसके भीतर जो धर्म है, विवेक, संयम, करुणा, सत्य, आत्मबल जिस कहेंगे, और सदाचार का विकास करना माता पिता का धर्म माना गया है। हिंदू परंपरा में माता पिता का प्रथम गुरु कहा गया है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है और उसके प्रथम शिक्षक उसके माता पिता हैं। इसलिए माता पिता का जो आचरण है वो सबसे बड़ा संस्कार वो अपने बच्चे को देते हैं। प्रमुख अगर देखें तो, क्योंकि मेरी सब चर्चाओं में कुछ ग्रंथ भी जुड़े होते हैं, तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि क्या ऐसे ड्यूटीज़ हैं हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से। पहला है संस्कार देना, जिसमें पढ़ाना ही नहीं है लेकिन जीवन को सही दिशा जो देना एक बच्चे को, वो उनकी ड्यूटीज़ हैं। बच्चे को असत्य, अहिंसा, दया, संयम, सेवा, श्रम का सम्मान, वाणी की मर्यादा, ये सब इनकलकेट उसके अंदर डालना, सिखाना, ये एक ड्यूटी बताई गई है। चरित्र निर्माण दूसरा है, जिसमें केवल उसको सफल नहीं बनाना, उसको चरित्रवान बनाना है। और हिंदू ग्रंथों में चरित्र को धन से, सौंदर्य से, शक्ति से ज़्यादा महत्व दिया गया है।
धर्म बुद्धि उसके अंदर देना, विकसित करना, जिसे कहते हैं विजडम देना। धर्म यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, उसका सही और उस एक इंसान के अंदर सही और गलत की को समझ पाना, वो विजडम उसके अंदर होना, विवेक उसके अंदर होना, ये धर्म बुद्धि की बात हुई। चौथा है उसको आत्मनिर्भर बनाना, कि इतना वो सक्षम बने कि उसकी मानसिक, नैतिक और व्यवहारिक रूप से वो स्वयं निर्णय ले सके और किसी तरह की उसके अंदर इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्स या ये नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक संतुलित प्रेम में पालना चाहिए, ओवर अटैचमेंट में नहीं पालना चाहिए। प्रेम को जब हम कहें कि और अटैचमेंट क्या है, तो प्रेम एक शुद्ध व्यापक भावना है जिसमें व्यक्ति दूसरे के कल्याण और स्वतंत्र विकास की कामना करता है। यहाँ पे वो ये कहता है कि तुम सफल बनो, जैसे कि हम ये कहें कि हम ये चाहें कि तुम सफल बनो, चाहे तुम मेरे अनुसार चलो या ना चलो, पर तुम सफल बनो। तो ये आपका एक उदाहरण है कि प्रेम को लेकर। ममता जो एक ऐसा है, जो अपनापन है, जो संरक्षण है, वो उससे जुड़ा हुआ है। अत्यधिक नियंत्रण से जुड़ जाना और ममता जो है वो संरक्षण तो देना है, लेकिन वो अगर उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर रहे हो तो वो निर्भरता पैदा कर देते हो आप अपने बच्चे के अंदर। वात्सल्य का सबसे कोमल और निस्वार्थ रूप अगर हम देखें, जिसमें करुणा, धैर्य और सुरक्षा होती है और बंधन नहीं होता, जैसे हमने देखा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स पुराने हैं कि जिसमें माँ यशोदा और कृष्णा, उनका वात्सल्य है जिसमें वो प्रेम पूरा है, लेकिन उन्होंने कभी उनकी आत्मा को किसी चीज़ को बांधा नहीं, वो फ्री अपने उस से उन्होंने ग्रो किया। अटैचमेंट या आसक्ति की बात करें तो ये प्रेम से अधिक भय, नियंत्रण, अधिकार की भावना से जुड़ जाता है। जब आसक्ति में है तो वो आप भय में जुड़ जाते हो, इनसिक्योरिटी में जुड़ जाते हो, नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, अधिकार की भावना कि मैं कंट्रोल करूं इसको किसी तरह से, जहां व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है कि मैंने जो बताया वो सही मार्ग है, ऐसे ही चलना है। अच्छी परवरिश वह है जिसमें प्रेम, अनुशासन है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है और संस्कार हैं, सभी का एक संतुलन रूप है। तो परवरिश को अगर हम देखें तो ऐसा कुछ मान लें कि जिसमें एक अनुशासन है, जिसके में हम अपने बच्चे को एक शरीर, मन, बुद्धि, भावनाओं और चरित्र सभी का संतुलित विकास कर रहे हैं, और उसमें अनुशासन है लेकिन अपमान नहीं है किसी का। प्रेम हो, ऐसा उसको नर्चरिंग हो, उसमें नियंत्रण ना हो, स्वतंत्रता हो और जिम्मेदारी भी हो, उसमें संवाद हो, स्वतंत्रता के साथ उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसमें उद्दंडता नहीं होनी चाहिए या उसको किसी तरह का जैसे कहें अनियमितता जैसे करें वैसा बिहेवियर उसके अंदर डेवलप नहीं होना चाहिए। संवाद हम एक हेल्दी डेवलप करें और भय नहीं होना चाहिए उसमें, किसी तरह का फियर के लेस होकर के आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए आपसी भी, और उस व्यक्ति को स्वच्छंदता से किसी के साथ भी बात करने का। संस्कार हमें देने हैं, हमें कोई ऐसे प्रेशर नहीं देना, कोई दबाव नहीं देना कि ऐसे तुमको चलना है। अब स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि हमेशा मैं अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को मानती हूँ, और जिसमें भगवत गीता में कहा गया है कि आसक्ति और कर्तव्य के संतुलन, संयम, मन और इंद्रियों के नियंत्रण तथा धर्मयुक्त जीवन की उसमें शिक्षा दी गई है। अटैचमेंट की बात करी गई है, कर्तव्य के संतुलन की बात करी गई है, संयम की बात करी गई है, मन और इंद्रियों के नियंत्रण की बात करी गई है, और धर्मयुक्त यानी ड्यूटीफुल जीवन जीने की। धर्म या रिलीजन से बात नहीं कर रहे हैं, गीता में कहीं पे भी धर्म को रिलीजन से नहीं बात उसका मायने निकाला गया है। धर्म वहाँ पे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है कि आपकी राइटियस ड्यूटीज़ क्या हैं।
मनुस्मृति में भी माता पिता गुरु संतान के कर्तव्यों को, सामाजिक आचरण को, अनुशासन और संस्कारों का वर्णन देखने मिलता है। महाभारत हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, रामायण हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एक हमारे पास जो कहीं पंचतंत्र स्टोरीज जो बचपन में हम देखते हैं वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। महाभारत में हम परिवार में से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, मोह से रिलेटेड, हम वो डिफरेंट उसमें वेरीड कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति किस तरह से मोह से, अटैचमेंट से और उसके वेरियस चरित्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट हमें उसमें देखने मिलता है कि किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें कि धृतराष्ट्र की जो अंधी उसकी जो आसक्ति थी, अटैचमेंट था, वो उसको उसका क्या परिणाम हुआ। तो इस तरह से हर कैरेक्टर का अपने एक वीकनेस, अवगुण और स्ट्रेंथ को वहाँ पे हमें अगर हम स्टडी करें तो देखने मिलता है। बहुत ही अच्छा इसलिए वो ग्रंथ है। रामायण हमारे घर के परिवार से रिलेटेड एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड आइडियल बिहेवियर्स देखने मिलते हैं कि किस तरह से हम बिहेवियर करें, क्या हमारे मर्यादा हैं, क्या त्याग हैं, क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से आदर्श पारिवारिक संबंधों को के मूल्यों को हमें समझना चाहिए। अगर हम अपनी बहुत सारे विषयों को देखें, जैसे करेज, सत्य बोलना, या फिर कोई नीति या मित्रता, इससे जुड़े हुए पंचतंत्र स्टोरीज हैं जो हमारे आने वाले जनरेशन को हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस एज तक हम उनको क्या बनाना चाहते हैं। कि अगर वो 18 ईयर्स की एज है जो कि एडल्ट एज है, और हम नर्चरिंग अगर किसी अपने बच्चों की कर रहे हैं तो वो हम उसे 18 साल में उसके अंदर कितने ऐसे गुण हम उसके कैरेक्टर में डालें स्ट्रांगली कि वो अपना उसका आगे आने वाला जीवन अच्छा बीते। इसी को अगर हम देखें और समझें कि कैसे हमारे जो वेरियस गुण हैं, कि कितने ऐसे गुण होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर जो उसको आगे चल के एक हम कहें कि वो संस्कारी है। और संस्कारी होने का मतलब किसी को हमें दिखाना नहीं है वो संस्कार, परंतु हमारे अपने स्ट्रेंथ है, वो हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ है जो हमें वेरियस परिस्थितियों में हमसे कभी गलत काम नहीं होगा, इसके लिए एक तरह से वो हमारे फेवर में काम करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे गुण हैं वो हमें उन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में जहाँ पे बहुत सारे लोग गलत एक्शन या गलत बात बोल देते हैं, गलत एक्शन में गलत बात भी है, गलत वाणी हो गई, गलत इंटेंशन हो गई, गलत थॉट डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर वो सही है, उसके अंदर वो अपनी उसके डीपली इनग्रेन्ड है अगर उसके कैरेक्टर में वो चीज़ें, तो वो सही होगा। यूजुअली अगर आप देखें तो अगर एक व्यक्ति में अगर सपोज़ मुझे ये जानना है कि क्या मेरी संतान आगे सही राह पे चल रही है और वो 18 वर्ष तक मैं उसको अगर ये दे पाऊँ कि मैं क्लैरिटी से देख पा रही हूँ कि वो कमज़ोर व्यक्तियों पर का मजाक नहीं उड़ाता, उसे श्रम का, मेहनत का सम्मान है, क्रोध में भी वो अपमानजनक बातें नहीं करता और अपनी गलतियों को स्वीकारने में झिझकता नहीं है, सहजता से वो स्वीकार लेता है, कोई उससे ईगो इशू नहीं है, कोई उससे उसको गिल्ट फीलिंग नहीं होती, वो उसको आसानी से सहजता से ले लेता है। स्त्रियों का या वृद्धों का या कोई भी वीक इंसान है उसका वो सम्मान करता है। दिखावे की जगह वो अपने चरित्र के को इम्पोर्टेंस देता है। अकेले में या सार्वजनिक में दोनों ही जगह पे उसका नैतिक व्यवहार एक समान सुदृढ़ रहता है। दूसरों की सीमाओं को वो सम्मान देता है, उसको अपनी लिमिटेशंस पता है, उसको अपनी बाउंड्रीज पता है और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के
में भी वो एक्स्ट्रा इंटरफेयर नहीं करता, चाहे फिर वो उसकी अपनी वाइफ है। वो एक बाउंड्री है, एक इस लिमिट के आगे आप किसी को परेशान करेंगे, जिसे परेशान ही राइट वर्ड है इसके लिए, कोई झिझक वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एक बाउंड्री को पार जाते हैं तो आप सामने वाले का अपना एक स्पेस और टाइम और अपना उसका अपना एक जो स्पेस है, जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, वो आप कहीं ना कहीं उसको पार करेंगे, तो आप उसके लिए उसको परेशानी में डालेंगे। तो जिसको अपनी सीमाएं पता हैं और सामने वालों की सीमाओं के जीवन, वो अपनी बाउंड्रीज़ में रहना आता है, उसको लिमिट्स पता है, तो वो कभी गलत कार्य नहीं करेगा। उसमें अगर आत्मसंयम है तो वो कोई गलत कार्य आगे चल के नहीं करेगा। भावनात्मक रूप से अगर वो संतुलित है तो वो गलत कार्य नहीं करेगा। ये गुण हमें ज़रूर देख लेने चाहिए, डालने चाहिए। अगर कोई इसमें चीज़ें हमें लगे कि नहीं यहाँ पे कमी, ये वॉचफुल जिसे कहते हैं ना, रहना, अपने सजग रहना, माता पिता को ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर कभी कोई घटना होती है तो वो ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए पेनफुल होगी, परंतु आपके लिए भी उससे ज़्यादा पेनफुल होगी। तो अगर हम यहाँ से भी इनकलकेट एक बेस से शुरू करें कि नहीं, हमने ये सिखाना है, बेसिक चीज़ों को हमें डालना ही डालना है, तो एक हम रोक सकते हैं आगे आने वाले रिपीटेशन इस तरह की घटनाओं के बाद में ना हो। क्योंकि अपनी स्वयं की अगर कोई जान ले रहा है तो इसका मतलब उसको अपने से विश्वास उठ चुका है, उसको अपनी फैमिली से के सपोर्ट सिस्टम तक वो रीच नहीं कर पा रहा है, उसे सोसाइटी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, और जब या उसको कोई एक सिंगल होप नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ चीज़ सपोर्ट सिस्टम उसके पास है जिसके बेस पे वो अपनी जीवन आगे को चला पाए, और वो इस तरह से कदम उठाया जाता है। या अगर उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ जिसमें उसको किसी ने मारा गया, ऐसे भी बहुत घटनाएं आई हैं जो बहुत ही पेनफुल थी। लास्ट ईयर ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। तो वो इस लेवल का जो हमारा ऑफेंस बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, वो शायद हम उसको कम कर पाएँ। उसी सोच से मैंने आज इस बात को यहाँ पे साझा किया, और इतना ज़्यादा लेंथी मैं बात कर रही हूँ। यूजुअली मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करने का मेरा होता है कि मैं शॉर्ट ही अपनी विचार रखूँ। तो ये जो सामाजिक हमारे कुरीतियाँ डेवलप होती जा रही हैं, इसको हमें एंड करना होगा, क्योंकि ये किसी के भी फ़ायदे के नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों का ये एक पैटर्न बन चुका है, शादी का पॉम्प एंड शो जो सिस्टम चलता है, और हम वो नहीं देखते कि हमें सिक्योरिटी कितनी अपने रखना है। अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी है जो हमें सिखाना चाहिए और हमें खुद भी सीखना चाहिए। अगर हमने किसी बच्चे की शादी करनी है तो आप, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो आप उसमें से समझ लीजिए, अगर आपके पास टोटल मनी 1 लाख का है तो आप उसको 20,000 रुपये ही खर्च करें उस शादी पे। कोई ज़रूरत नहीं है 20% ही खर्च करें, बाकी 80% उसके फ्यूचर इमरजेंसी फंड, सिक्योरिटी, उसके लिए आप डाल दें, ताकि कभी कोई ऐसी घटना है तो कुछ भी इनसिक्योरिटी कभी उसको लाइफ में, तो उसे पता है मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। अगर किसी का बजट उसके हिसाब से है तो आप अपना वही करें कि 20 to 25% ही मैरिज पे स्पेंड करें, और बाकी का जो आपका 75 या 80% जो है आप उसे उस पर्टिकुलर अपने बच्चे की सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स, इमरजेंसी फंड, वो भी रोज़मर्रा के खर्चों के लिए ना दें, उसको अपने सिक्योरिटी इमरजेंसी फंड पे, कि जब वो उसकी बेसिकली सेविंग है और वो उसकी इमरजेंसी फंड है जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर वो यूज़ कर पाए। बहुत सारे केसेस में जब हम पूरा का पूरा पैसा लगा के बैठते हैं और फिर हम कोर्ट में जाके, इवन क्रिमिनल कोर्ट्स में जाके कहते हैं कि हमें इतना पैसा हमने दिया था, रिकवरी नहीं हो रही है,
तो क्रिमिनल कोर्ट्स यूजुअली रिकवरी कोर्ट्स नहीं है, वहाँ पैसा वापस नहीं हो सकता, पैसा ट्रेस भी नहीं करना मुश्किल होता है। यूजुअली ज्वेलरी या कुछ इस तरह की चीज़ें वापस आपको मिल भी जाएंगी। तो हम कब अवेयर होंगे इस चीज़ से कि ये सब ऐसे हमें उस टाइम पे मैंने ये देखा है, लोग फ़ोटोग्राफ्स खिंचा खिंचा के ये दिखाते हैं कि हमने डायमंड के नेकलेस दिए हैं, और वो बाद में उनके लिए एक इतना बड़ा पेनफुल इवेंट बन जाता है कि अब उसकी रिकवरी कराना मुश्किल है। या जो पैसे आपने वेस्ट कर दिए, जो इवेंट मैनेजर्स को दे दिए, जो डेकोरेशन में लगा दिए, और बहुत सारे लोगों की फंक्शंस मल्टी डेज़ के फंक्शंस होते हैं। तो मेरा सबको ये कहना है कि फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, आप उस पैसे को बच्चे को दे दीजिए, उसके इमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर दीजिए। अगर आपके पास बतेरा पैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बतेरा पैसा है कि वो 6-6 महीने तक शादियों के इवेंट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी मेरा ये कहना है कि आप गरीबों को डोनेट कर दें उस बच्चे के नाम पे, या अपने बच्चे के, आपके बच्चे के पास इतना सिक्योर्ड पैसा है कि आपको वो पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप गरीबों में दान कर दें। बट ऐसे प्रेसिडेंट्स ना लगाएं, क्योंकि एक के देख के दूसरा, दूसरे के देख के तीसरा जो है इसी तरह से अच्छी शादी करने का जो एक प्रचलन चलता है, और उसके बाद पहले आप समझ लें। और मेरे को किसी ने बहुत एक बड़ी सुंदर बात कही थी, सेशन एंड करने से पहले मैं बस इसको बोलना चाहूँगी कि किसी ने मुझे एक प्रचलन बताया था जो गुजरात में है, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई डाउरी सिस्टम नहीं होता, और सिर्फ मंगलसूत्र पहन के जो है लड़की जाती है, और कुछ भी नहीं, मतलब एक जोड़े में जाती है। मुझे नहीं पता वो किस एरिया की ये चीज़ है, बट किन्हीं फैमिली से मैं मिली थी और उन्होंने ये बात बताई, और उन्होंने कहा कि हमारे में मायके वाले अपने बच्चों के, जब हमारे बच्चों की शादी होगी तब वो कुछ बहुत अच्छे से गिफ्ट्स लेकर आएंगे। उससे पहले कभी पूरी लाइफ में कोई ओकेजन्स पे हमारे यहाँ पे ऐसी कोई प्रथा नहीं है। वाकई में मैं, मतलब मुझे ये क्योंकि मैं उनसे टेम्परेरीली कभी मिली थी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना अच्छा प्रचलन है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि मतलब वो सिंपल लाइफस्टाइल अपना उसमें रहते हैं, और जिन लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो फोर्स करते हैं कि हमारा ये रुतबा है और इस रुतबे के हिसाब से विवाह होना चाहिए, और इस रुतबे के हिसाब से हमें इतना धन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा, ऐसे भी लोगों का कहना है। और इनफैक्ट पढ़े लिखे लड़कों पे, पुरुषों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कम मिलना तो मतलब हमारी बेइज्जती है। तो ये मेंटालिटी आई प्रे कि किसी दिन हमारे समाज से निकलेगी और हम समझ पाएंगे इसकी ये बहुत ही वाहियात और यूज़लेस मेंटालिटी है हमारे चीज़ों की, इसको हमें छोड़ना होगा। और सेकेंडली, हमें इसको छोड़ने से हमारा सिर्फ सारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें वो भी सोचना होगा कि जो एक इंसान इक्वली स्त्री को भी इक्वालिटी देना, और उसको ये समझना कि वो एक पूर्ण एक व्यक्ति है जो आपके घर में आया है, और उसके डिसीजंस, उसकी फूड चॉइसेस, उसका रहन सहन, खान पान जो भी है उसका, वो उसका अपना चॉइस है। क्योंकि आप एक 5 साल के बच्चे को बाल विवाह करके नहीं ला रहे हैं, अब आप एक 25 साल के ग्रोन अप एडल्ट को अपने घर लेकर आ रहे हैं, और उसे पता है, वो चॉइसेस वो बना चुका है पहले से कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, और क्या वर्क करना है, या जो भी उसका लाइफस्टाइल है। तो अगर इसको हम समझ लें तो, और अपनी बाउंड्रीज़ को हम समझ लें, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत खुशहाली लेकर आएंगे, और हम अपनी पूरी सोसाइटी को, समाज को इस तरह की घटनाओं से बचा सकते हैं। तो इस पर ज़रूर विचार करिएगा। नमस्कार।